हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि फिर दिवाली आ गई थी और दिवाली के बाद तो थोड़ा मैं बीमार था, तो इसकी वजह से अभी फिर से शुरू कर दिया है वीडियो जो भी है शूट करने का। एंड आई विल ट्राई कि एवरी सेकेंड डे, एवरी अल्टरनेट डे मैं वीडियो एटलीस्ट अपने चैनल पे डालूँ। तो बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो सात समुंदर पार वाली खबर है ऑफ सॉफ्ट बैंक की बात करते हैं। पहले तो सॉफ्ट बैंक ने 5.8 ट्रिलियन डॉलर का जो एनवीडिया का स्टेक है, तो उन्होंने वो सेल कर दिया ओपन मार्केट में। तो इससे क्या खबर आएगी, क्या एक मैसेज भेज रही है सॉफ्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट वी नीड टू सी। क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जो एआई का बबल है दैट इज़ बिकमिंग वेरी लार्ज। एंड अगर आप सारे स्टॉक्स देखोगे इन अमेरिका, तो यूएस में सारे स्टॉक्स जो बढ़ गए हैं, जो अमेरिका मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा है बार बार, दैट इज़ ड्यू टू जस्ट 7 स्टॉक्स। प्रीडोमिनेटली इट इज़ जस्ट 7 स्टॉक्स। एक है आपका एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इतना नहीं है, टेस्ला, अमेज़ॉन, यही सारे स्टॉक्स हैं जो। और एनवीडिया तो मैंने बोला ऑफ कोर्स। एएमडी है, डेल है, एएमडी है, डेल है, इंटेल है। सो पैलेंटिर जो सबसे बड़ा हाथी था इसमें, जो एकदम चूहे से हाथी बन गया पैलेंटिर। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो मतलब 10-10 गुना, 100-100 गुना हो गए हैं फ्रॉम 5 ईयर्स। मतलब 5 साल पहले मैं अगर एनवीडिया को देखूं और आज देखूं तो एनवीडिया ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स हो गया, 30 टाइम्स हो गया है। सो ऐसे बोलते हैं कि बबल जो है कभी भी बर्स्ट हो सकता है। लेकिन जैसे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर सबको ये लग रहा है कि बबल है तो वो कभी बर्स्ट नहीं होगा। जब तक सब सारे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे तब तक एक क्रैश आना मुश्किल लग रहा है। तो इसमें ये खबर थी कि एआई की खबर ये थी कि सॉफ्ट बैंक ने 5.8 ट्रिलियन डॉलर का जो उनका स्टेक था एनवीडिया में, तो उन्होंने वो ओपन मार्केट में बेच दिया है। तो सॉफ्ट बैंक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जापान का है। एंड बहुत सारे स्टॉक्स उसके पास होते हैं जनरली, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है वो। और ऐसे बोलते हैं कि ये जो एनवीडिया का स्टॉक उन्होंने बेचा, तो ये सेम पैसा वो ओपन एआई के आईपीओ में, ओपन एआई तो पता है आपको चैट जीपीटी के आईपीओ में लगाने वाले हैं। सो दैट वी नीड टू चेक। बट बहुत सारी मतलब बहुत यूएस में बहुत गर्म है जो एआई का बबल है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर एनवीडिया की बात ही कर लिया अपन ने, तो एक चीज़ और एक कंपैरिजन करते हैं। एनवीडिया एक टेक कंपनी है, सो उसका जो पी रेशियो है दैट इज़ अराउंड 55। तो 55 का पी रेशियो इतने बढ़ने के बाद भी अगर 2 साल पहले देखोगे तो एनवीडिया अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर था, अभी वो डायरेक्ट 5 ट्रिलियन हो गया है। मोर देन डबल नहीं, मोर 4 टाइम्स बढ़ गया है एक्चुअली। और उसका पी रेशियो स्टिल इज़ 55। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अर्निंग्स है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। दैट इज़ वाई जो पी रेशियो है इतना ज़्यादा नहीं है, 55 पी है। तो बबल ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि जो प्रॉफिट है, दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, दे आर अर्निंग गुड रेवेन्यू, सो दैट इज़ वाई दे आर इंक्रीजिंग। देख फंडामेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग। तो एनवीडिया की बात कर लिया तो इसका पी रेशियो 55 है, जो मतलब जिसका ग्रोथ 50% 60% है। और अपने इंडिया में अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक आईपीओ क्लोज हुआ था जो 400 के दाम पे लिस्ट हो गया, दैट इज़ लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट आप देखोगे तो उसका जो पी रेशियो है 300 के आसपास चल रहा है पी रेशियो। तो और ये खुद को टेक स्टॉक बोलते हैं, ये भी मैंने लेंसकार्ट से ही लिया हुआ है। सो थोड़ा नंबर बढ़ गया है मेरा, तो लेना पड़ा। और मैंने सोचा यार चलो आईपीओ आ रहा है तो थोड़ा लेंसकार्ट का स्टॉक नहीं तो नहीं, एटलीस्ट प्रोडक्ट तो लेते हैं। सो लेंसकार्ट का प्रोडक्ट ये। तो अदरवाइज़ अगर आप पी रेशियो देखोगे लेंसकार्ट का, सो दैट इज़ अराउंड 300। तो 300 के पी रेशियो पे अगर लेंसकार्ट ट्रेड कर रहा है, और अगर हम ये भी एज्यूम करें कि चलो अगले 3 साल लेंसकार्ट 60% से बढ़ेगा, उसकी अर्निंग जो है 60% से बढ़ेगी, तो अगले 3 साल के बाद भी जो उसका पी रेशियो रहेगा दैट विल बी अराउंड 65। सो 65 का पी रेशियो इज़ स्टिल वेरी हाई फॉर अ कंपनी जो खुद को ये टेक कंपनी बोलती है। और ये क्या से क्या वैल्यूएशन हो गया है पता नहीं। जो अप्रैल में जो वैल्यूएशन चल रहा था, सो दैट वाज अराउंड $1 बिलियन था। अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। सो वहाँ पे उस टाइम जब ये वैल्यूएशन था लेंसकार्ट का, दैट वाज $1 बिलियन। तो ऐसा क्या हो गया अक्टूबर में पता नहीं कि उनका वैल्यूएशन डायरेक्ट 7 बिलियन डॉलर हो गया। 7.5 बिलियन डॉलर, मतलब 870,000 के आसपास हो गया है, 70,000 करोड़। सो डायरेक्ट 7 टाइम्स इतना वैल्यूएशन में जंप, तो मतलब
पता नहीं है इंडिया आईपीओ में क्या चल रहा है। इंडिया में आईपीओ मतलब बहुत महंगे दाम पे लिस्ट हो रहे हैं। सो जितना हो सके यू अवॉइड दैट, बिकॉज देर इज़ नो रिटर्न्स ऑन द लेफ्ट ऑन द टेबल, देर इज़ नो वैल्यू दैट दीज इन्वेस्टर्स, जो ये प्रमोटर्स है, they have not kept any value for the investors in the secondary market, that is in the stock market। सब पूरा घी उन्होंने चाट लिया है। जो फिर आपको पता है वो आइसक्रीम जो आती है कप वाली आइसक्रीम, तो जो उसका आइसक्रीम का पूरा अंदर का जो आइसक्रीम है कप में, वो सब प्रमोटर ने और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खा लिया है। और जो उसका कवर होता है, जो हम बचपन में या अभी भी वो कवर निकाल के चाटते हैं, तो जो उसका आइसक्रीम रखा है, बस वो कवर उन्होंने रखा है फॉर दीज इन्वेस्टर्स लाइक अस, कि यार तुम ये चाट के खुश हो जाओ और बस इसमें ही खुश हो जाओ, तुम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। सो दैट इज़ नॉट गुड। सो बी अवेयर ऑफ दिस IPOs। और सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी की कंपनी अच्छी है बुरी है या कैसी भी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोना हो या कुछ भी हो, एक वैल्यू पे इट इज़ गुड। अगर वो सस्ता दाम है तभी ही उसको लेना चाहिए। अगर बहुत उल्टा सीधा दाम हो, जो अभी 5 टाइम्स 6 टाइम्स पे चल रहा है लेंसकार्ट का, सो इसमें क्या ही लेंसकार्ट मतलब वैल्यू क्रिएट करेगा इन्वेस्टर्स में इन द शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ मैं, 2 से 3 साल में भी आगे जाके सेल्स में ग्रो और इनोवेशन वो करे। बट अभी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो 2-3 साल तो बर्बाद होंगे आपके, ये तो तय है। इसकी एग्जांपल अगर देना हो तो मैं ज़ोमैटो का एक एग्जांपल देता हूँ। ज़ोमैटो का रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। 183% से उनका कुछ रेवेन्यू बढ़ गया था। वो अकाउंटिंग में उन्होंने चेंजेस लाए थे, इसलिए बढ़ गया था। लेकिन आप अगर देखोगे जब से उनका रिज़ल्ट आया है तो लेंसकार्ट अराउंड 60-65 रुपये नीचे आ गया है, 60 to 65 रुपीज़ फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो मतलब ग्रोथ तो अच्छी है स्टॉक की, सब अच्छा है, बट ये तभी भी ये जो कंपनी है, इसका जो स्टॉक है, ये अराउंड 20-25% नीचे क्यों आया है? सो इसका एक ही जो एक्सप्लेनेशन दिख रहा है मुझे वायबल, दैट इज़ कि जो ये ऑलरेडी लिस्ट था एक प्राइस पे, तो उस प्राइस पे मतलब उसका जो पी रेशियो है वो 1000 के आसपास है ज़ोमैटो का। अब 1000 वाला जो पी रेशियो है, चलो ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, 100% की ग्रोथ है, लेकिन तभी भी इतना पी रेशियो हो तो दिस ग्रोथ मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है ये प्राइस। ऑब्वियसली अभी धीरे धीरे जब ग्रोथ थोड़ी सी भी नीचे हो जाएगी एस्टिमेट से, सपोज़ अभी एस्टिमेट मैंने ये एस्टिमेट लगाया या जो भी अपने रिसर्च हाउसेस है, जैसे ICICI का हो, ICICI सिक्योरिटीज़ हो या कोई भी हो रिसर्च हाउस, CLSA हो, तो ये जब मतलब 60% का सपोज अगर उन्होंने ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया फॉर ज़ोमैटो, और अगर गलती से भी 55% आ गया तो स्टॉक लिख के लीजिए कि 30 से 40% नीचे आ जाएगा। सो क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाई PE पे चल रहे हैं, और अगर आप इस पॉइंट पे लोगे देन देयर इज़ नो वैल्यू लेफ्ट फॉर यू। और ज़ोमैटो कब लेना चाहिए था? जब वो 50, 55, 100 के आसपास आ गया, तो दैट वाज द गुड बाय। और अभी तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड बाय। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो मतलब ज़ोमैटो के फेवरेट हैं वो लिए ही जा रहे हैं ज़ोमैटो मतलब एटर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, लिए ही जा रहे हैं और सीधा उनका 20% जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है सीधा डाउन हो गया है, और कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा था। मैं मोतीलाल ओसवाल की बात कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्होंने एटर्नल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और करते ही जा रहे थे। अगर आप देखोगे तो उनका जो NAV है तो अराउंड 5-10% तो नीचे होगा ही, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक्स में। और उनके मिड कैप का चलो मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। क्या हुआ था, मैं 2 दिन पहले कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरे जो बॉस हैं तो उनके साथ एक मेरा कलीग है, दे बोथ वे डिस्कसिंग अबाउट दिस स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। हर एक कंपनी में होता है। सो माई बॉस वाज आस्किंग दैट गाय, माई कलीग, कि कौन सा क्या लेना चाहिए, क्या स्टॉक्स लेना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो जो मेरा कलीग है वो बोलता है उनको कि यार सर मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा है, उसकी बहुत पकड़ है स्टॉक मार्केट में। 600 का जो भाव था उसका, वो अभी 500-600 का भाव जो था वो 900 पे आ गया है। और जो उसका म्यूचुअल फंड है उसमें वो मिड कैप पे बहुत अच्छी पकड़ है उसकी, मिड कैप में बहुत अच्छा कर रहा है। अरे यार आप अगर, मैं तो वहाँ शांत था, कुछ बोला नहीं, बट मैं सोच के ये बोल रहा था कि यार मन में कि यार क्या पागल लोग है ये, क्यों? क्योंकि यार मिड कैप में अगर इसने परफॉर्मेंस ऑलरेडी कर दिया है, चांसेस बहुत कम है कि आगे जाके ये सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करे। और अगर इनकी आप स्टॉक्स देखोगे मिड कैप में, तो ये इन्होंने डिक्सॉन लिया हुआ है, एटर्नल लिया हुआ है, कोफोर्ज लिया हुआ है। इनकी आप पी रेशियो देखो, जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है, और इस वैल्यूएशन पे मतलब ये प्राइस सस्टेनेबल नहीं है, दे हैव टू कम डाउन। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो मतलब गारंटी बोल लीजिए, चलो बड़ा शब्द है, बट ठीक है गारंटी बोल लीजिए, मैं भी यहाँ पे ही हूँ, आप मेरे चैनल पे
आप भी अगर सुन रहे हो तो आप भी मतलब देखोगे कि अगले 1-2-3 साल में मोतीलाल ओसवाल अच्छा नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड जो है मोतीलाल का, बिकॉज वो बहुत सारे हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स पे पैसा डाल रहे हैं एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट। सो देखते हैं क्या होगा। और आपको भी मैं बोलता हूँ कि पास्ट हिस्ट्री जो है 2-3 साल की हिस्ट्री, तो वो 2-3 साल की हिस्ट्री देख के आप इन्वेस्ट ना करें, जो बहुत सारे लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में। और अगर प्राइस की बात करें तो 500 से लेके 1000 जो आया था, आप ये भूल रहे हो कि ऑलरेडी प्राइस 1000 था, तो 1000 से 500 आया था स्टॉक, और 500 से फिर से 1000 चला गया था। तो इट इज़ एट द सेम पॉइंट, ऐसे नहीं कि स्टॉक डबल हो गया है कम टाइम में। स्टॉक ऑलरेडी 1000 पे था, वो कम 500 पे आके फिर से चला गया ऊपर, एंड दैट वाज ड्यू टू सम एक्सेप्स, मतलब एक लॉस हो गया था उनको वेल्थ मैनेजमेंट में। इंडिविजुअल जो HNI क्लाइंट्स होते हैं उनके, उनमें उनका लॉस हो गया था थोड़ा बहुत, तो उसमें वो एडजस्टमेंट की वजह से उनका जो ये था प्रॉफिट वो नीचे आ गया था। सो दिस वाज अबाउट इट। बाकी अगर बात करनी हो, एक UBS का रिपोर्ट आया था। UBS का जो रिपोर्ट है उसने धूमधाम से फिर से सेलिब्रेट किया और बोला कि जो इंडिया है, इंडिया FY28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। एंड जो उसका कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन जिसे बोलते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन, सो दैट विल बी थर्ड इन द वर्ल्ड। अभी वो फोर्थ है। जो इंडिया के आगे है, दे आर US विद $19.9 ट्रिलियन ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन। फिर आगे आपका चाइना, सो दैट इज़ अराउंड $7.5 ट्रिलियन। तो उसके बाद आ गया जर्मनी, दैट इज़ 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और इंडिया आ गया 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स। सो FY26 में इंडिया विल बीट द जर्मनी एंड इट विल गो अप टू थर्ड रैंक, एंड बाय FY28 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसे UBS ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, UBS बोल रहा है। तो अगर आप, चलो ये तो बोल दिया उन्होंने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट क्या इंडिया सच में लार्जेस्ट इकोनॉमी है? अगर आप GDP पर कैपिटा देखोगे, विच इज़ द मोर एक्यूरेट पैरामीटर, उससे कंपेयर करना चाहिए किसी भी कंट्री को, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा है। और अगर मैं आपको बोलूँ GDP कैसे बढ़ता है, ये देखिए मेरे पास एक पेन है, करेक्ट, ये पेन अगर मैं यहाँ से फेंक दूँ और जाके फिर से एक नया पेन खरीद लूँ, हो गया, GDP बढ़ गया। क्यों? ये पेन में ये पेन बनने में कुछ पैसा लग गया होगा, कुछ ह्यूमन रिसोर्स लग गया होगा, कुछ काम लग गया होगा, मटेरियल बनाते वक्त, ये जो भी बनाते वक्त काम। अभी GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या, अगर मेरे को ये ढक्कन बनाना हो तो इसका मेरे को एक मोल्ड बनाना पड़ेगा, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बोलते हैं इसको, टूल बनाना पड़ेगा और उससे फिर ढक्कन बन जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज हो गई थी, इससे वैल्यू क्रिएट हो गई। अगर मैं ये फेंक दूँ और नया पेन लाऊँ, तो GDP करेक्ट बढ़ गया ना, क्योंकि नया पेन जब आएगा तो GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ गया। तो वैसे ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो तो GDP बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक अगर दूसरा एग्जांपल देना हो, जो हमारे रोड्स बनते हैं कंटिन्यूसली, जो टूटते हैं फिर बनते हैं, टूटते हैं फिर बनते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, जो बहुत फेमस ब्रिजेस हैं, जो बिहार में तो गिरते ही गिरते हैं। बिहार से याद आया कि कल इलेक्शन का रिजल्ट है बिहार का, तो देखते हैं क्या होता है। आई एम एक्साइटेड, बट अगर सब तय हो पहले से ही तो आई डोंट नो कि तय है कि नहीं है। बट मैंने कहीं सुना था कि जो BJP है उन्होंने ऑलरेडी 500 किलो लड्डू, 500 kgs ऑफ लड्डूज वो ऑलरेडी ऑर्डर दिया है उन्होंने, बिकॉज दे आर श्योर दैट दे विल विन। इतना कॉन्फिडेंस तो कभी देखा नहीं मैंने, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, GDP की बात कर रहे थे। तो GDP किससे भी बढ़ता है। अगर रोड किया, ब्रिजेस की बात करें, ब्रिज टूट गया, फिर से ब्रिज बनेगा तो फिर से उसमें ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी लेबर को, फिर उसकी ईंट, सीमेंट, स्टील, ये सब खरीदना पड़ेगा। तो इसकी वजह से GDP आपका बढ़ गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बहुत कम है इंडिया की कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज़ और अदर डेवलप्ड वर्ल्ड। सो ऐसे GDP तो बढ़ता ही रहेगा, 6.5 तो ये बढ़ना ही है GDP, क्योंकि अपना पॉपुलेशन 150 करोड़ है। तो देयर इज़ नो, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है कि GDP बढ़ेगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज़ GDP पर कैपिटा बढ़ना चाहिए। सो दैट इज़ अराउंड $2,000, $2,500 कुछ है। वो जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक इट इज़ डिफ़िकल्ट कि ये जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये बढ़े ज़्यादा। और डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब क्या, आपका AC, फ्रिज, जो भी गेहूँ, आटा, खाना वगैरह, फ़ैन, ये कबर्ड, डोर, ये सब डोमेस्टिक कंजम्पशन ही है। तो जितना बाइंग पावर, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, उतना ये इस पे खर्चा ज़्यादा लोग करेंगे और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है।
तो यूबीएस ने रिपोर्ट दिया है जो मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, बट ठीक है चलो अगर बोल रहे हैं तो। और यूबीएस ने ये भी कहा है कि दो पर्टिकुलर जो ये इंडस्ट्रीज़ है, दैट इज़ कंज्यूमर स्टेपल्स और बैंकिंग, मतलब फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे विल बी वेरी बुलिश इन द कमिंग टाइम। कंज्यूमर स्टेपल्स अगर मैं बात करूँ तो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोलगेट हो गया, जिलेट हो गया, जो आप रोज़ मतलब यूज़ करते हो। आईटीसी हो गया, आईटीसी एफएमसीजी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, तो आप सिगरेट भी बोल सकते हो। तो ये जो सारे कंज्यूमर स्टेपल्स के कंपनीज़ हैं, दे विल डू वेल, ऐसे यूबीएस ने बोला है। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और ये सारे कंपनी भी अच्छा करेंगे, ऐसे यूबीएस ने बोला है। तो ये क्यों बोला है? क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग, जो इंटरेस्ट रेट है इंडिया का, वो नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहा है कंटिन्यूसली। और एक डाउनवर्ड पाथ पे जब होता है तब जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाता है, और जब पैसा बढ़ जाता है तो लोग इस चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा करते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कुछ नया इन्होंने बोला नहीं है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कंज्यूमर स्टेपल्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल डू वेल। एंड बाकी जो गवर्नमेंट स्टॉक्स थे पीएसयू वाले, तो वो तो पूरे धुल गए हैं। और मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी बोला था उस टाइम, तो चलो यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा, बट बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था कि यार मत लो, रेलटेल, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, ये सारे आरईसी, ये सारे हीरोज़ थे पीएसयू रैली के। तो जिन्होंने टॉप पे मतलब सेल कर दिया उनका तो अच्छा है, बट जो टॉप पे ले चुके हैं उनके लिए तो ऑलमोस्ट 30-40% का लॉस ही है जो उनको दिख रहा होगा। और बट इससे कुछ लोग सीखेंगे नहीं, लोग फिर से यही गलती करेंगे। अभी अगर देखोगे आप तो जो मतलब हाईएस्ट पे चल रहा है उस पर लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे अभी तो चलो जो जैसे वैसे निफ्टी जो है, निफ्टी को जो ये म्यूचुअल फंड्स है अपने, उन्होंने अच्छे से रोक के रखा है बाय इन्वेस्टिंग इन एचडीएफसी बैंक, बाय इन्वेस्टिंग इन हाथी, बड़े हाथी जो है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक, इनमें इन्वेस्ट करके जो निफ्टी है उसको अच्छे से वहाँ पे ही रख दिया है। 25,000 से लेके 26,000 के बीच में निफ्टी घूम रहा है। लेकिन आप स्टॉक्स देखोगे तो दे आर ऑलमोस्ट 30-40-50% डाउन फ्रॉम दैट ऑल टाइम हाई। ऐसे बहुत सारे आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे जो मतलब अराउंड 10,000 करोड़ मार्केट कैप से लेके 60-70,000 करोड़ के मार्केट कैप में हु आर ग्रोइंग वेल, उनका ग्रोथ अच्छा है, रेवेन्यू भी उनका अच्छा कर रहा है, उनका प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, कैश फ्लो अच्छा है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि कंजम्पशन स्लो डाउन है। कंजम्पशन स्लो डाउन की वजह से जो उनका एक्चुअल ग्रोथ है उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू डू बिफोर, उसकी वजह से ये स्टॉक गिर गए हैं। बट कीप इन माइंड कि दे विल डू वेल। तो अभी टाइम है इनमें इन्वेस्ट करने का, नॉट इन बल्क बट यू कैन बाय सम अमाउंट, 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स में। तो ये सारी खबरें थी। बाकी कल तो बिहार का इलेक्शन का रिज़ल्ट है, उस पर भी मार्केट बहुत डिपेंड करेगा। मार्केट विल वॉच द रिज़ल्ट। जो हमारे नीतीश बाबू है, अगर वो और मतलब एनडीए अगर जीतेगा वन साइडेड, देन मार्केट विल डू वेल बिकॉज देर विल बी नो पॉलिसी चेंजेस। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा मोटिव, अच्छा तो नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट का एक मोटिव होता है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि यार हम बहुत स्ट्रांग है, हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, और जीत भी गए, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है उनमें ट्वीक नहीं करेगी। दे विल कीप दिस पॉलिसीज इंटैक्ट एंड विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। लेकिन गवर्नमेंट को अगर लग गया कि वीकनेस है हमारा, जो मतलब हम जो पॉपुलैरिटी है कम हो रही है, मन की बात पहुँच नहीं रही है, वो मन की बात जो है वो पहुँच नहीं रही है लोगों के बीच में, तो गवर्नमेंट आएगी, दाल चावल बांटेगी, पैसा बांटेगी, सोशल चीज़ें करेगी, महिलाओं को पैसा देगी। और ये चीज़ें अच्छी नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का फिर कर्जा बढ़ेगा और ये सब जो मतलब टैक्स वगैरह है वो अपने से ही लिया जाएगा। अब वैल्यू एडेड जॉब्स होने चाहिए, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, और जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो उनका मतलब डिमांड भी बढ़ेगा, और जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो कैपेक्स भी करेंगी। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपनी कैपेसिटी जो है बढ़ाने में मतलब पैसा इन्वेस्ट करेगी। सो दैट इज़ देयर। तो अगर गवर्नमेंट को लग गया वी आर स्ट्रॉन्ग, देन देर विल बी नो पॉलिसी चेंजेस। लेकिन अगर गवर्नमेंट हार गई गलती से, जो एनडीए है अगर गलती से, बोल रहा हूँ मैं, गलती से हार गई, जो सेटिंग है उनकी वो सेटिंग हो नहीं पाई, तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस और तेजस्वी यादव जो है उनकी जो पार्टी है, तो वो अच्छा अगर करेंगे, वो जीत गए, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट यूपी पे होगा। एंड फिर गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट को बहुत सारे सोशल काम करने पड़ेंगे, गेहूँ आटा चावल सब बांटना पड़ेगा, और कपड़ा भी बांटना पड़ेगा, और सब कुछ बांटना पड़ेगा। अगर यूपी हार गई गवर्नमेंट, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द रूलिंग पार्टी। सो पॉलिटिक्स की बात बाद में करते हैं। पॉलिटिक्स की बात अगर मैं करूँगा तो आप सारे बोलोगे सर पॉलिटिक्स मत लाओ, यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हो, ठीक है। तो ये सारी खबरें थी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट थी।
इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ गए हैं। एशियन पेंट्स का रिजल्ट वाज वन ऑफ द हर्ड, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये एशियन पेंट्स के बारे में मतलब हो हल्ला किया कि यार इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया वगैरह वगैरह, और स्टॉक भी वहाँ से 10-15% शायद बढ़ गया है 2 दिन में। लेकिन आप अगर देखोगे पिछले क्वार्टर में यही साल में जो इनका प्रॉफिट है वो बहुत डिप हो गया था, अराउंड 500 करोड़ के आसपास आ गया था। और इतना ज़्यादा डिप होने के बाद बेस ऑलरेडी कम है, तो बेस कम होने के बाद कम होगा, मतलब कम है, इसलिए जो इनका प्रॉफिट है वो अच्छा हो गया है, अच्छा दिख रहा है। क्योंकि सपोज अगर बेस जो ये कंपनी कंटिन्यू 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है और सडनली 500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और अगले साल नॉर्मली ये 1000 करोड़ करती है, तो आपको ये कितना दिखेगा, डबल होगा, डबल है ऑलमोस्ट प्रॉफिट। वैसे ही एशियन पेंट्स का दिख रहा है कि 50% के आसपास प्रॉफिट इनका बढ़ गया है, सो दैट इज़ नॉट सरप्राइज। 6% रेवेन्यू बढ़ गया है, तो मार्जिन एक्सपेंशन हो गया है बेसिकली। सो इसमें कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, जितना स्टॉक तो रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से। सो दिस इज़ इट। बाकी देखते हैं कि क्या चल रहा है। जो ये अर्निंग्स का सेशन था पूरा ये क्वार्टर, सो डबल डिजिट तो ग्रोथ हमने देखा नहीं अर्निंग्स में। इट इज़ अराउंड 6-7% के आसपास अर्निंग्स दिख रही है, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू जीडीपी। तो ऐसे कभी होता नहीं है, जितनी जीडीपी आती है उसका 1.5 टाइम्स तो आपका अर्निंग्स आता है निफ्टी का। अगर जीडीपी आपका 7-8% से बढ़ रहा है तो इंटू 1.5 13-14% से आपका जीडीपी बढ़ता है, 12-13% से। बट अभी तो जो अर्निंग्स है निफ्टी की वो अराउंड 7-8% आ रही है। तो एक्चुअल जीडीपी अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर मैं 8% भी अर्निंग्स पकड़ लूँ निफ्टी की, निफ्टी स्टॉक्स की बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 की, तो डिवाइड बाय अगर मैं 1.5 कर दूँ 8 को, तो कितना होगा आप बताइए। तो इट विल बी अराउंड 6 के आसपास होगा। तो 6 ही होगा। 6 अगर है तो आप देखिए कि यार मतलब अर्निंग्स है ही नहीं, मतलब 6% का जीडीपी दिखा रहा है एक्चुअल में, और ये नॉमिनल जीडीपी होता है। तो याद रखिए आप कि नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। जीडीपी का नंबर गलत है या निफ्टी का तो गलत नंबर नहीं है, बट जीडीपी का नंबर ही गलत है, क्योंकि देयर वेर डिस्कशंस की निफ्टी का जो जीडीपी का जो कैलकुलेशन है उसमें कुछ एरर्स हैं। चलो देखते हैं क्या होता है तभी भी। लेट्स सी हाउ विल मार्केट रिएक्ट। और अगर मार्केट आउटलुक की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्रैश तो आएगा, 1-2 महीने में आ सकता है। वॉट एवर मे बी द रीज़न, आई डोंट नो द रीज़न, बट मे बी एआई का बबल एक हो सकता है रीज़न। बट जब एक क्रैश आएगा तभी मार्केट अच्छे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट रीजन में है। यूएस मार्केट की बात करूँ या इंडिया की भी मैं बात करूँ, तो एक क्रैश जब आएगा तब बहुत अच्छे से फिर रिकवर होगा मार्केट और फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। सो प्लीज़ पैसा आपका जो भी है वो सेव करके रखिए फॉर दिस क्रैश। अभी ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, एसआईपी में ही करिए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट में, ठीक है। एंड रही वीडियो की बात, देन आई विल ट्राई कि हर अल्टरनेट डे एटलीस्ट एक वीडियो शूट करूँ मैं एंड टॉक टू यू रिगार्डिंग द मार्केट। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कंपनी एनालिसिस भी मैं करूँ अच्छे से, क्योंकि मैं खुद कंपनी एनालिसिस बहुत करता हूँ और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट टिप्स तो मैं दूंगा नहीं, बट ज़रूर कंपनी एनालिसिस करूँगा और समझाऊंगा कि एक कंपनी को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो टेक केयर, बाय बाय।